Good morning, everyone. लास्ट टाइम कुछ होमवर्क नहीं दिया था मैंने ना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको बस रिवाइज करना था। लास्ट में देखो हम लोगों ने फॉर्मूले नोट किए थे। फॉर्मूले में रेक्टेंगुलर प्लेट का शायद नहीं लिखाया था ना अभी। रेक्टेंगुलर प्लेट का लिखाया था क्या? वो तो डेरिवेशन में किया था डिस्क में ना। डिस्क में हमने आर डिस्टेंस पे डी आर थिकनेस का रिंग लिया था ना, रिंग का कलेक्शन माना था ना। जब मास एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तो छोटे छोटे एरिया का कलेक्शन लेना है ना। अगर हम डी आर नहीं लेंगे तो फिर एरिया का कलेक्शन कैसे हो पाएगा? भावेश समझ रहा है ना। डिस्क में मास एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हमें छोटे छोटे एरिया का कलेक्शन बनाना था वहां पर। वो तो ट्रायंगुलर प्लेट का था। अबे आर डिस्टेंस, अगर आर डिस्टेंस पे लेंगे तो डी आर ही लेंगे ना, एक्स डिस्टेंस बोलेंगे तो डी एक्स लेंगे। भावेश कैसी बैकी बैकी बातें कर रहा है सुबह सुबह तू सो के उठते ही। क्या हो गया तुझे? तो ट्रायंगुलर प्लेट का देखो लास्ट टाइम लिखाना रह गया था, वो नोट कर लो। जो फॉर्मूले आपने सब एक जगह लिखे थे ना उसमें ही लिख लो ना। आई ऑफ ट्रायंगुलर प्लेट, सॉरी रेक्टेंगुलर प्लेट, ट्रायंगुलर तो हो गया है, रेक्टेंगुलर। मान लो ऐसा कोई रेक्टेंगुलर प्लेट है हमारे पास। इसकी एक साइड ए है और दूसरी साइड बी है। इसका मास एम है। तो इसके सेंटर से और इसके प्लेन के परपेंडिकुलर जो एक्सिस जा रहा है ना, इसके सेंटर से और इसके प्लेन के परपेंडिकुलर जो एक्सिस जा रहा है उसके अबाउट आई होगा m/12 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये जो हमने लास्ट टाइम फॉर्मूले नोट किए थे उसमें ये फॉर्मूला भी नोट करना है ना। तो इस बेसिस पे हम रेक्टेंगुलर प्लेट का पता है तो स्क्वायर प्लेट का भी निकाल सकते हैं। स्क्वायर प्लेट में ए और बी वाली साइड इक्वल हो जाएंगे। वहां पे अगर ये साइड ए है तो ये साइड भी ए हो जाएगा। तो फिर उसके सेंटर से जो एक्सिस पार हो रहा होगा उसके अबाउट आई हो जाएगा, मास एम है। ए और बी इक्वल हो गए तो यहाँ पे बी की जगह भी ए लिख देंगे तो 2a² हो जाएगा ना। तो 2 नीचे कट जाएगा, आई हो जाएगा m/6 a²। ठीक है, क्लियर है ना स्क्वायर प्लेट का? ठीक है बच्चों, ये बात क्लियर है।
इसमें बी को ए लिख दिया है। ऐसे हम लोग आई ऑफ क्यूबॉइड ले सकते हैं। अगर मान लो ऐसे हमारे पास कोई कोई वॉइड है और इसका हमें इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, तो इसको हम ऐसे कई सारे रेक्टेंगुलर प्लेट का कलेक्शन मान सकते हैं ना, जो एक के ऊपर एक ऐसे बहुत सारे रेक्टेंगुलर प्लेट्स रखे हुए हैं, जैसे सिलेंडर का निकाला था हम लोगों ने। ठीक है बच्चों, ऐसे सोच सकते हो ना, जैसे सॉलिड सिलेंडर में एक के ऊपर एक डिस्क का कलेक्शन था, वैसे आप इसमें मान सकते हो कि एक के ऊपर एक रेक्टेंगुलर प्लेट रखे हुए हैं। तो फिर इसका अगर मास है मैं तो क्या फॉर्मूला आएगा ना, एक रेक्टेंगुलर प्लेट का लिखोगे तो वहां बस डीएम आ जाएगा यहाँ पर। ये सब में यही वाला टर्म बनेगा ना, ये कॉमन हो जाएगा, डीएम डीएम ऐड होकर के पूरा मास आ जाएगा। तो यहाँ पर आई हो जाएगा m/12 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? नोट कर लो इसको। रेक्टेंगुलर प्लेट का अभी डिराइव करा दूंगा ना, नोट कर लो, अभी डिराइव करा दूंगा। हो गया। अबे प्रथम, अब तक तो कल्पेश भी लिख चुका है। कल्पेश हुआ कि नहीं? वेरी गुड कल्पेश। अबे जैसे डिस्क और सॉलिड सिलेंडर का होता था, उसमें भी क्या होता था, सॉलिड सिलेंडर कलेक्शन ऑफ डिस्क आता था ना, जैसे वो डिराइव किया था वैसे ये भी डिराइव किया। एक के ऊपर एक कई सारे यहाँ रेक्टेंगुलर प्लेट मान लो, फिर एक प्लेट का लिखो और इंटीग्रेट कर दो। फिर देखो हम लोगों ने लास्ट टाइम सिलेंडर का लिखा हुआ था, और सॉलिड और हॉलो दोनों ही सिलेंडर का
इसमें एक और फॉर्मूला नोट कर लो। जैसे ये हमारा एक हॉलो सिलेंडर है जिसका मास m है, रेडियस r है और लेंथ l है। तो हमने इसके एक्सिस के अबाउट आई निकाला था लास्ट टाइम ना, एक्सिस के अबाउट। अभी हम लोग देख रहे हैं अगर हम एक्सिस के परपेंडिकुलर इसके सेंटर से जाने वाला लाइन जो है, इसके अबाउट आई क्या होगा। हमने इसके अबाउट का आई लिखा था लास्ट टाइम ना, अभी हम इसके अबाउट लिख रहे हैं ना। ये इसके जो एक्सिस होता है सिलेंडर का उसके परपेंडिकुलर है और इसके सेंटर से पास हो रहा है ना। तो इसके अबाउट जो आई आएगा, ये सब मैं आगे डिराइव कराऊंगा, बट फॉर्मूले आप नोट कर लो। जल्दी लिखो चवन। तो ये देखो क्या हो जाएगा। इसमें एक तो ये आ जाता है ml² / 12 प्लस mr² / 2। ये नोट कर लो, डेरिवेशन आगे समझाऊंगा ना। फॉर्मूले एक जगह कर लो बस। सेम वे में सॉलिड सिलेंडर का मास m, रेडियस r, लेंथ l का इस एक्सिस के अबाउट ये भी लास्ट टू लास्ट टाइम ही ये वाला फॉर्मूला एग्जाम में आया था, डायरेक्ट ही जब फॉर्मूला पूछा गया था। हॉलो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना इस एक्सिस के अबाउट। फॉर्मूले सब एक जगह नोट कर लो, इसीलिए लिखा दे रहा हूँ। हाँ आदित्य, वैसा ही कुछ हुआ है ना। वो अभी डेरिवेशन जब करेंगे तब अपन समझ जाएंगे। ना अब ये सब जो भी आज हमने फॉर्मूले देखे, जैसे ये वाला फॉर्मूला हुआ या ये सब फॉर्मूले हुए, ये सब की डेरिवेशन के लिए अब हमें कुछ दो थ्योरम होते हैं आय निकालने के, वो थ्योरम देखने हैं। वो थ्योरम आने के बाद हम इनका डेरिवेशन देख सकते हैं ना। तो अब नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं थ्योरम फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए हमने दो थ्योरम लिए बनाए हुए हैं। एक होता है पैरेलल एक्सिस थ्योरम और एक होगा परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम ना। ये दो थ्योरम है, इनका यूज करके हम आय निकालते हैं। तो हम लोग सबसे पहले देख रहे हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम ना। ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या होता है, अगर हम कोई भी बॉडी ले लें कोई भी शेप की, और इसका सेंटर ऑफ मास से जाने वाले कोई एक्सिस के अबाउट अगर हमें आय पता है ना, सेंटर ऑफ मास से जाने वाले कोई एक्सिस के अबाउट अगर हमें आय पता है, उसको हम आईसीएम बोल रहे हैं। तो इसके पैरेलल हम कोई भी अगर एक्सिस लेते हैं, इस एक्सिस के पैरेलल कोई भी एक्सिस लेंगे, और अगर उनके बीच की डिस्टेंस डी है, इस बॉडी का मास एम है, तो अगर हमें ये पता है तो हम इस एक्सिस के अबाउट आई निकाल सकते हैं यूजिंग फॉर्मूला आई इक्वल टू आई सी एम प्लस md²। ना जहाँ पे आईसीएम क्या है,
सेंटर ऑफ मास से पास होने वाला कोई एक्सिस, एम पूरी बॉडी का मास होगा, डी इन दोनों एक्सिस के बीच की डिस्टेंस है ना। और ये जो बॉडी होगी, ये बॉडी वन डायमेंशनल हो सकती है, टू डायमेंशनल हो सकती है, या फिर थ्री डायमेंशनल हो सकती है, कैसी भी हो सकती है ना। रॉड भी हो सकता था, कोई प्लेट हो सकता है, या कोई थ्री डायमेंशनल बॉडी हो सकती है, सबके लिए वैलिड है ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम, हर टाइप के बॉडी के लिए। इसका भी डेरिवेशन बताऊंगा, बट पहले आप नोट कर लो ना, थ्योरम पहले आपको पता होना चाहिए। आईसीएम यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया है अबाउट ये वाला एक्सिस, जो कि सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है। सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, इसलिए उसके सबस्क्रिप्ट में सीएम लिखा है ना। और इसके पैरेलल में कोई भी एक्सिस ले लो, जिसकी अगर डिस्टेंस पता है, तो आप ऐसे उसके अबाउट आई निकाल सकते हो। यहाँ पे देखो, ये एक्सिस कैसे भी हो सकता है ना। अगर ये एक्सिस मान लो कुछ ऐसे जाता है, ऐसे टिल्टेड हो जाता, तो ऐसे ही आपको कोई दूसरा एक्सिस लेना पड़ेगा टिल्टेड ना। अगर ये एक्सिस ऐसे है, वर्टिकल में दिख रहा है, तो ये भी वर्टिकल होना चाहिए, पैरेलल होने चाहिए दोनों, तभी ये थ्योरम लगेगा ना। इसीलिए इसका नाम है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। आईसीएम के पैरेलल वाला दूसरा एक्सिस होना चाहिए, तो आप इनके लिए ये थ्योरम लगा सकते हो। ये नोट करो, एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ। अब ये एक एग्जांपल देखो। सपोज हमने एक रॉड लिया, जिसका मास एम है, लेंथ एल है, और इसके मिड पॉइंट के अबाउट यहाँ से जो एक्सिस जा रहा है ना, ये इसके सेंटर ऑफ मास से पास होगा ना, जो बीच से जा रहा है मिड पॉइंट से। तो उसके अबाउट हमने आय याद किया हुआ है ना, वो कितना आता है, ml²/12 आता है। अब अगर हमें यहाँ पे एंड से एक्सिस पास हो रहा हो, और इसके अबाउट आय निकालना है, ये भी हमने निकाला था ना, यहाँ वाले एक्सिस का कितना आया था, ml²/3 आया था। बट अभी हम लोग एक्सिस, ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम से करेंगे। यहाँ वाले आय को हम बोलेंगे ये आईसीएम है, सेंटर ऑफ मास से पास होने वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो इस एक्सिस के अबाउट हमें निकालना है ना। तो हम क्या करेंगे, पूरी बॉडी का मास हमें पता है, इनके बीच की डिस्टेंस पता है ना। डिस्टेंस कितनी है, L/2 ना। तो हम इस फॉर्मूले में डाल देंगे I = ICM प्लस md²। आईसीएम की वैल्यू कितनी है, ml²/12 प्लस m पूरी बॉडी का मास होता है ना, पूरी बॉडी का मास लेंगे, अपॉन में डी कितना है ना, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, L/2। तो ये हो जाएगा ml²/12 प्लस ml²/4। इनको ऐड करो, तो आ जाएगा ml²/3 ना। अपन ने देखो ये डिराइव किया था, एंड के अबाउट एक्सिस के अबाउट आई निकाला था। तो थ्योरम को कैसे अप्लाई करना समझ आ रहा है। एक एक्सिस अगर सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, तो उसके पैरेलल कोई भी एक्सिस अगर हम लेंगे, तो उनके लिए हम ये थ्योरम लगा सकते हैं। बस ये नहीं करना कि आए सेंटर ऑफ मास से नहीं भी पास हो रहा है, तो भी उठा के आपने रख दिया। यहां से कोई आया है, तो वो पता है आपको यहाँ पे निकालना है, तो आपने उनके लिए लगा दिया, ऐसा नहीं है ना। एक जो होना चाहिए एक्सिस, वो सेंटर ऑफ मास से पास होगा, तभी हो पाएगा ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम।
ना। तो अब हमें क्या है, हमारे लिए अब काम आसान हो गया है आई निकालने का ना। अब अगर हमें रॉड में कोई भी ऐसे दिया जाए कि भाई एक रॉड है और सेंटर से L/4 डिस्टेंस पर एक एक्सिस लिया गया है, इसके अबाउट हमें आई निकालना है। रॉड का मास m है, लेंथ l है। तो अब हमें बार बार डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है ना। पहले हम क्या करते, एक्सिस से एक्स डिस्टेंस पे dx मास लेते और इंटीग्रेट करके निकालते। बट अभी हम लोग पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के निकालेंगे। कर लो जल्दी, ये नोट करो, फिर ये वाला ट्राई कर लो। हम्म। हाँ, इसीलिए मैंने सबके लिए एक का फॉर्मूला तो याद कराया है ना, सबका आय जो निकलवाया था सबके लिए बोला था ना, एक फॉर्मूला सबका याद रखना है, वो सबका आईसीएम वाला ही था। हम्म। ना तो हमारा यहाँ पे क्या क्या हो जाएगा, हम इसके अबाउट पहले तो देख लेंगे वो कितना हो जाएगा आईसीएम, और इसके अबाउट वाला आई निकालना है। तो आई इक्वल टू आईसीएम प्लस एम डी स्क्वायर। आईसीएम की वैल्यू है ml² / 12 प्लस एम डी, डी की वैल्यू है L/4। नोट कर लो इसको भी। हाँ, एक्सिस किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है ना, एक्सिस कैसे भी होगी, बस दोनों एक्सिस पैरेलल होने चाहिए। नोट हुआ। ना ये देखो, एक्सिस जो बोल रहा हूँ वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। जैसे मान लो रॉड ये है और हमने ऐसे थीटा एंगल पे एक्सिस लिया। डायरेक्ट निकाल सकते हैं भावेश ने, इंटीग्रेट करके डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो हमें देखो अभी इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, और यहाँ पे हम थीटा एंगल पे ऐसे लें तो उसके अबाउट आई निकालना है। तो याद है ना, ये वाला कितना आता था, साइन स्क्वायर थीटा का टर्म एक और आ जाता था ना। इस बार आईसीएम की वैल्यू कितनी आती थी, ml² / 12 इंटू साइन स्क्वायर थीटा। हाँ, कहीं पे भी हो सकता है, कहीं पे भी। एक्सिस बॉडी में भी हो सकता है, बॉडी के बाहर भी हो सकता है ना, ये लगा देंगे ना। अभी ये डिस्टेंस कितनी होगी इनके बीच की, ये L/2 है। तो हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए ना इनके बीच की। तो ये कितना आ जाएगा, L/2 साइन थीटा, डी की वैल्यू। यहाँ पे अब फॉर्मूले में वैल्यू डाल दो। तो ये आ जाएगा ना। मैं बस आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि एक्सिस कैसे भी हो सकता है, बस दोनों आपस में पैरेलल होनी चाहिए ना। और एक एक्सिस सेंटर ऑफ मास से जा रहा होगा, वही यहाँ पे रखना है।
डी हमेशा इनके बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी ना, परपेंडिकुलर वाली डिस्टेंस, वो लेनी है। फिर इसके बाद अब इसका भी, अब यहाँ पे पहले इसका डेरिवेशन कर देता हूँ ना। तो डेरिवेशन के लिए मान लो हमने कोई 3 डायमेंशनल बॉडी ली ना, ये 3 डायमेंशनल बॉडी है ना, और हमने इसमें एक्सिस बना लिए। मान लो इधर को एक्स एक्सिस है, अंदर को कुछ वाई एक्सिस है, ऊपर को जेड एक्सिस है। तो अब हमें मान लो यहाँ पे हमें जेड एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, और ये हमारा सेंटर ऑफ मास है ना, बॉडी का यहाँ पे सेंटर ऑफ मास है। तो हमें अगर यहाँ पे जेड एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए ना, इसको हम लोग आईसीएम ले रहे हैं ना, ये सेंटर ऑफ मास से पास होने वाला एक एक्सिस है, तो उसके अबाउट चाहिए यहाँ पे आईसीएम, मतलब जेड एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसमें कोई भी एक मास लेंगे, डीएम मास ले लेंगे, जिसका कोऑर्डिनेट कुछ एक्स कॉमा वाई है। तो आपको पता है एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड है कुछ इसका कोऑर्डिनेट। तो हमें पता है कि कोई भी डीएम मास की जेड एक्सिस से अगर डिस्टेंस निकालनी है परपेंडिकुलर वाली, तो कौन से दो कोऑर्डिनेट यूज होंगे। अगर जेड एक्सिस से डिस्टेंस निकालनी होगी तो एक्स और वाई यूज होंगे ना। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक डीएम मास का इस एक्सिस के अबाउट आई लिख देंगे, और ऐसे हर एक डीएम मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटीग्रेट कर लेंगे, तो यही हो जाएगा आईसीएम ना। आईसीएम की वैल्यू आ जाएगी, इसका रिजल्ट जो भी आएगा। अब अगर मान लो हम लोगों को एक इस एक्सिस के अबाउट, इस जेड एक्सिस के पैरेलल हमने इसी एक्स एक्सिस वाली लाइन पे पीछे चले गए, एक्स एक्सिस वाली लाइन पे पीछे चले गए ना, तो डी डिस्टेंस पीछे चले गए। तो जब हम यहां से देखेंगे तो इस पॉइंट की अब डिस्टेंस इस एक्सिस से कितनी दिखेगी, उसमें क्या चेंज आएगा, जाएगा बस उसका एक्स कोऑर्डिनेट बढ़ जाएगा ना, इसको भी एक एक्सिस सोचो। तो यहां से अगर एक्स डिस्टेंस ये एक्स है, तो यहां से एक्स प्लस डी हो जाएगा ना, और वाई वाली डिस्टेंस वही सेम बनी रहेगी ना, हम ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग पीछे चले गए ना। तो जब हम इस एक्सिस के अबाउट आई निकालेंगे, तो बस जहां पे एक्स लिखते थे वहां पे एक्स प्लस डी लिखेंगे, वाई वाला सेम रहेगा। तो आई की वैल्यू क्या लिखेंगे, एक्स प्लस डी का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। समझो ना, हमें कोई भी एक 3 डायमेंशनल बॉडी में एक एक्सिस के अबाउट आए पता है, और इसके अबाउट निकालना है, तो मैंने दो, एक को जेड एक्सिस ले लिया और एक को जेड एक्सिस के पीछे एक एक्सिस ले लिया ना, एक्स एक्सिस के लॉन्ग। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये क्या बनेगा, इसको ओपन करूंगा तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2xd। यहाँ पे मैंने देखो ओरिजिन भी लिया था ना, ये जो है सेंटर ऑफ मास पे ओरिजिन है हमारा ना, प्लस वाई स्क्वायर। तो मैं इसको लिख सकता हूँ डी एम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस डी एम डी स्क्वायर प्लस 2d डी एम इंटू एक्स ना। ये वाले में मल्टीप्लाई करके इधर लिखा है, इन दोनों को एक साथ कर लिया है, और ये डी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करके ये लिखा है। यहां तक बात समझ आई। अब ये वाले टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, डी एम इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को आईसीएम लिख सकते हैं ना। तो ये हमारा आईसीएम बन जाएगा।
ना यहाँ पे डी स्क्वायर एक कांस्टेंट टर्म है ना, वो बाहर जाएगा, डीएम डीएम का इंटीग्रेशन एम डी स्क्वायर बन जाएगा ना, डीएम डीएम क्या हो जाएगा, एम बन जाएगा, डी स्क्वायर बाहर चला गया है। और यहाँ डीएम इंटू एक्स, डीएम इंटू एक्स क्या बनेगा, अगर मुझे यहाँ लो इस पार्टिकल का एक्स कोऑर्डिनेट निकालना रहा है सेंटर ऑफ मास का, तो मैं क्या करूंगा, इंटीग्रल डीएम इंटू एक्स, M1 x1 M2 x2 सबके लिए करूंगा, मतलब एक का लिख के इंटीग्रेट करूंगा अपॉन टोटल मास। और अभी पूरी बॉडी का सेंटर ऑफ मास हमने कहाँ लिया है, जहां पे सेंटर ऑफ मास था वहां ओरिजिन लिया है ना, सेंटर ऑफ मास पे ओरिजिन लिया है ना, एक्स वाई जेड एक्सिस बनाए हैं। तो एक्सीएम की वैल्यू कितनी हो रखी है अभी, 0, तो इसको इधर ले आऊंगा तो इंटीग्रल डीएम एक्स की वैल्यू कितनी बोलूंगा, 0 ना, तो ये वाला टर्म हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इससे आई इक्वल टू आ जाएगा ना, यहाँ से हमारा डिराइव हो जा रहा है आई इक्वल टू आई सी एम प्लस एम डी स्क्वायर। नोट कर लो इसको। डेरिवेशन देखो समझ आया तो ठीक है, नहीं भी आया तो खुद से एक बार सोचना, डेरिवेशन की जरूरत पड़ती नहीं है कहीं पे भी ना, मेनली तो आपको थ्योरम अच्छे से समझ लेना है कि थ्योरम क्या है। ठीक है, नोट कर लो फिर। यहाँ से इक्वेशन 1 से लिखा है उस, देखो ये वाले टर्म को हमने क्या लिखा हुआ है, आईसीएम लिखा है। देखो यहाँ पे आप कैसे लिखोगे, मुझे कोई भी एक्सिस के अबाउट अगर आई लिखना होता है तो मैं क्या करूंगा, इस पे एक पॉइंट मास लूंगा और उसकी उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिखूंगा और एम आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन करूंगा ना। इसका मास है डीएम और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी, अगर कोई पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड है तो उसकी जेड एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी, लास्ट टाइम भी बताया था, बाकी दो कोऑर्डिनेट के स्क्वायर का सम का अंडर रूट उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी ना। तो ये इसका अंडर रूट जो होगा वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, फिर डीएम इंटू आर स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा ना, तो फिर वही आप पूरे के लिए इंटीग्रेट कर देंगे हर एक पार्टिकल के लिए चीज। नोट होने के बाद बोल देना। अब नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। अबे चवन आज बहुत स्लो चल रहे हो तुम, वापस से अपनी स्पीड पकड़ ली तुमने। तो ये जो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम होता है ये 3 डायमेंशनल बॉडी के लिए वैलिड नहीं होता है ना, ये केवल प्लेनर बॉडी के लिए वैलिड है।
प्लेनर बॉडी जैसे प्लेट होता है, रेक्टेंगुलर प्लेट, डिस्क, रिंग, टू डायमेंशनल बॉडी के लिए वैलिड होता है। 1D को भी आप मान सकते हो कि वो प्लेनर बॉडी है ना, हाँ, उसका दूसरा डायमेंशन 0 रहेगा। 1D एंड 2D के लिए ही वैलिड होगा ना, 3 डायमेंशनल बॉडी के लिए ये थ्योरम वैलिड ही नहीं होगा। प्लेनर बॉडी को हम लोग लैमिना बॉडी भी बोलते हैं। प्लेनर बॉडी मतलब उसको हम बोलेंगे लैमिना बॉडी के लिए वैलिड है। एग्जाम्पल में जैसे डिस्क हो गया, रिंग हो गया, प्लेट हो गई, रेक्टेंगुलर, ट्रायंगुलर, सब जो भी प्लेट्स हैं ये सब प्लेनर बॉडी हैं। तो एक, अब इसका देखो थ्योरम क्या होता है और इसको हम कैसे बोल सकते हैं, तो मैं अब डायरेक्ट इसको डिराइव करते हुए बताता हूँ ना। मान लो हमने कोई एक प्लेट ली है, कोई भी आर्बिट शेप की ना, जिसकी थिकनेस कुछ नेग्लिजिबल है, ये मैंने उसकी थिकनेस दिखाई है ना, ये कोई प्लेट है। अब इस प्लेट पे, ये कोई प्लेट का प्लेन होगा ना, उसके प्लेन में हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ले लिया है। मान लो मैंने इधर को एक्स एक्सिस ले लिया, इधर को वाई एक्सिस ले लिया, और इसके प्लेन के परपेंडिकुलर जेड एक्सिस ले लिया है। ये जो प्लेन के परपेंडिकुलर है ना जेड एक्सिस, और एक्स और वाई एक्सिस बॉडी के प्लेन में है ना, एक्स और वाई बॉडी के प्लेन में है। अब अगर हम बॉडी में एक डीएम मास लेंगे तो उसका कोऑर्डिनेट क्या आएगा, केवल एक्स और वाई कोऑर्डिनेट ही होगा ना, जेड कोऑर्डिनेट तो 0 होगा, क्योंकि बॉडी के प्लेन में केवल एक्स और वाई एक्सिस है ना, जेड एक्सिस उसके परपेंडिकुलर है। अब अगर मुझे मान लो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना रहे अबाउट एक्स एक्सिस, तो मैं क्या लिखूंगा, एक्स एक्सिस के अबाउट निकालना है तो मैं उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस लूंगा, तो वो डिस्टेंस कितनी आएगी, वाई के टर्म में आएगी ना, क्योंकि जेड तो 0 है। एक्स के से डिस्टेंस चाहिए तो वाई और जेड कोऑर्डिनेट यूज होगा, लेकिन जेड 0 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डीएम इंटू वाई स्क्वायर। सेम वे में अगर मुझे वाई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो क्या लिखूंगा, डीएम इंटू एक्स स्क्वायर। और अगर मुझे इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूं, आई एक्स प्लस आई वाई, तो वो क्या बन जाएगा, इसको क्या बोलोगे, इसकी एक्स और वाई का स्क्वायर का सम क्या होगा, जेड एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ना, तो ये उसका स्क्वायर है ना, तो ये क्या बन गया, आई जेड ना। तो यही हमारा परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या बोलता है कि अगर हम प्लेनर बॉडी के प्लेन में दो एक्सिस ले लें, एक्स और वाई, और दोनों के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें, तो उन दोनों का सम जो होगा वो जेड एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर होगा ना। यही हमारा परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है। हमेशा इस थ्योरम में क्या होना चाहिए, एक्स एंड वाई एक्सिस should be in plane of body, z axis should be perpendicular to body। ऑरिजिन यहाँ पे कहीं पे भी हो सकता है ना, ऑरिजिन यहाँ पे जरूरी नहीं कि सेंटर ऑफ मास पे लें, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है ना, कहीं पे भी प्लेन में आप एक्सिस बना लो। ठीक है, सबको चमका क्या क्या बोल रहा हूँ मैं, नोट करो इसको, फिर इस पे अब कुछ एग्जांपल्स कराता हूँ।
प्रथम ने लग रहा है दिल पे ले लिया भाई, लास्ट टाइम बोला तो बोलते ही डन कर दिया इसने। बस सिद्धेश और कल्पेश ने बोल दिया तो अब अपन आगे बढ़ सकते हैं। अरे यार अब भावेश ने रोक दिया, जल्दी करो भावेश। मैं तो फालतू में ही सिद्धेश और कल्पेश को ही बोलता हूँ। देखो अब जैसे कि कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं। सपोज हमारे पास कोई रिंग है ना, हमने यहाँ पे कोई रिंग ले लिया। तो अगर मैंने रिंग के प्लेन में एक ऐसे एक्सिस बनाया एक्स एक्सिस, और एक ऐसे एक्सिस बनाया वाई एक्सिस, तो ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ये दोनों क्या होंगे यहाँ पर, इसके डायमीटर होंगे ना रिंग के। तो डायमीटर मैं कैसे भी बनाऊं, ऐसे बनाऊं, ऐसे बनाऊं, ऐसे लूं, ऐसे लूं, कोई भी डायमीटर लूं, सारे डायमीटर के अबाउट आई क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे आई एक्स और आई वाई इक्वल आएंगे ना, ये इक्वल हो रहे होंगे। और अब आपको बोला जाए कि भाई यहाँ डायमीटर के अबाउट मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, डायमीटर के अबाउट निकालना है, तो अब मैं कैसे निकालूं। मैंने जो याद किया था वो कौन सा वाला था, वो कौन सा वाला था जब रिंग में ऐसे लेता था और रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर जो एक्सिस जाता था ना, मतलब यहाँ से जो इसके प्लेन के परपेंडिकुलर बाहर को जा रहा है ना। अब वो मैं बाहर को जा रहा है तो ऐसे डॉट लगा के दिखा रहा हूँ, जेड एक्सिस यहाँ पर है ना, बाहर को जा रहा है ये जेड एक्सिस। तो अपन ने जो याद किया था वो जेड एक्सिस वाला था, वो कितना था, mr² ना। तो हम लोग बोल सकते हैं कि भाई आई जेड बराबर होगा आई एक्स प्लस आई वाई ना। और आई जेड की वैल्यू हमें पता है mr² है, और आई एक्स आई वाई इक्वल है तो 2 आई एक्स। तो इसका मतलब डायमीटर के अबाउट हो जाएगा mr²/2। ठीक है, सबको क्लियर है। नोट करो इसको। हाँ सर राइव हो जाएगा, बट पहले थोड़ा प्रॉब्लम प्रैक्टिस कराने देना, वो थोड़ा सा टाइम लेंदी है। तो पहले इजी वाले थोड़े कर लेते हैं फिर करेंगे। सिलेंडर और रेक्टेंगुलर दोनों का करेंगे, थोड़े और प्रैक्टिस कर लें। अब ऐसे ही मान लो अगर हमें डिस्क के डायमीटर के अबाउट आई निकालना है, डिस्क के डायमीटर के अबाउट हमें आई निकालना है। डिस्क का मास एम है, रेडियस आर है ना। आपको बोला जाए डिस्क के डायमीटर के अबाउट आई बताइए ना। तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो mr²/4, क्योंकि हमें पता है अगर ये एक डायमीटर है तो ऐसा ही मैं एक इधर डायमीटर बना लूंगा, एक को एक्स एक्सिस बोल दूंगा, एक को वाई एक्सिस, और इसके परपेंडिकुलर जेड एक्सिस
और मुझे पता है कि जेड एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला याद किया हुआ है mr² by 2। तो आई एक्स प्लस आई वाई बराबर आई जेड लगा लेंगे। यहाँ पे ये दोनों इक्वल हैं तो ये 2 IX हो गया। ये हो गया mr² by 2। तो इससे आई एक्स की वैल्यू आ गई mr² by 4। फिर ये करो, एक रिंग है, रिंग के प्लेन में हमने एक टेंजेंट लिया हुआ है। इस टेंजेंट के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। रिंग का मास m है, रेडियस r है। नहीं, ये टेंजेंट जो है रिंग के प्लेन में है। रिंग है, डिस्क प्रथमेश, डिस्क नहीं है। हाँ, भाई 4 कैसे आ रहा है, 2 आना चाहिए ना। हम लोग देखो पहले क्या करेंगे, हम पहले डायमीटर के अबाउट निकालेंगे ना। डायमीटर के अबाउट जब निकल पाएगा तब हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के इसके अबाउट निकाल पाएंगे ना। ना तो पहले हमने डायमीटर के अबाउट निकाला। डायमीटर के अबाउट कितना आया है, ये हमारा ICM है। डायमीटर के अबाउट हमारा आया है mr² by 2। और दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, d की वैल्यू है r यहाँ पर। ना तो ये कितना आ जाएगा, I = ICM प्लस md²। तो 3/2 mr²। ठीक है, समझ आया। प्रथमेश तू क्या सोच रहा है, मुझे समझ नहीं आया। अच्छा, रेडियस आर, रेडियस तो आर लेना है भाई, r/2 क्यों ले रहा है। अच्छा, आप ऐसे ले सकते हैं ना, अगर देखो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा उस हिसाब से डिसाइड करेंगे ना। अभी बताता हूँ, 1 मिनट। ये नोट कर लो पहले। अबे भावेश, इसमें क्या नहीं समझा, ये वाला समझ आया था, ये प्रॉब्लम समझ आया था। भावेश, ये समझ आ गया था। अब ये आ गया तो मैं इसके पैरेलल यहाँ पे अगर एक एक्सिस बना दूं और उसके अबाउट आई पूछूं तो मैं क्या करूंगा, ये मुझे पता है। और ये सी सेंटर ऑफ मास से जा रहा है। और यहाँ पे एक एक्सिस बना दूं तो उसके अबाउट आई निकालने के लिए क्या करूंगा, ये पता है तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दूंगा। तो यही किया ना, ये वाला पता था मुझे और इसके अबाउट निकालना था। ये नोट कर लो श्रेयस, मैं अभी बता रहा हूँ तुम्हारा डाउट।
देखो अब जैसे कि इसमें अगर कोई ने ऐसे सोचा कि भाई यहाँ पर मेरे को इसके अबाउट निकालना है, तो मैं इसको एक्स एक्सिस बना दूं, इसको वाई एक्सिस बना दूं, और यहाँ पे परपेंडिकुलर जेड एक्सिस ले लूं, ऐसे ले लूं। तो सबसे पहली बात क्या है, आई एक्स और आई वाई यहाँ पे सेम होंगे। वाई तो डायमीटर है और एक्स टेंजेंट है, तो क्या दोनों के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होंगे? तो मैं यहाँ पे ये तो नहीं लगा सकता ना कि आई एक्स इक्वल टू आई वाई। इनका मैं सम निकाल सकता हूं, आई एक्स प्लस आई वाई की का मैं सम निकाल सकता हूँ। सम कितना होगा, मुझे इसके अबाउट पता है, यहां से जो सेंटर ऑफ मास से एक्सिस पास हो रहा है उसके अबाउट आई पता है ना। तो जेड एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं निकाल सकता हूँ, वो कितना होगा, यहां से जो एक्सिस जा रहा है और ये दोनों एक्सिस पैरेलल है, स्क्रीन के बाहर आ रहा है ना ये वाला एक्सिस, और यहाँ पे ये, तो ये मैं कितना बोल सकता हूँ, आई जेड की वैल्यू कितनी बोलूंगा, आई सी एम प्लस एम डी स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है? तो ये कितना आ जाएगा, 2 mr²। आई वाई डायमीटर है ना, आई वाई डायमीटर है, तो उसके अबाउट मैं लिख सकता हूँ, वो कितना होगा, डायमीटर के अबाउट निकाला हुआ है मैंने। तो इससे एक्स एक्सिस के अबाउट कितना आ जाएगा, टेंजेंट के अबाउट कितना आ जाएगा, ना आपको हमेशा एक्स और वाई एक्सिस लेना है, तो उसमें ध्यान रखना है कि इक्वल है या नहीं, उसके हिसाब से लो और फिर ट्राई करो। सर तो मतलब जब इक्वल है एक्स और वाई में तभी लेना है? नहीं देखो, यहाँ पे मैंने नहीं इक्वल था तो भी लिया, तो भी तो निकाल लिया, फिर आपको उस हिसाब से सोचना है ना। इक्वल नहीं था तो भी तो सॉल्व किया ना, हमें एक्स वाला वाई वाला पता था, जेड वाला पता था, तो एक्स वाला आ गया। हाँ, नहीं पर ये उससे तो लेंदी हो गया ना पर। लेंदी हो गया, बस वो है। हाँ समझा। जेड एक्सिस के अबाउट देखो कैसे निकाला वो बता रहा हूँ। इस चीज का मैं साइड व्यू का डायग्राम बना रहा हूँ ना, जेड एक्सिस मतलब रिंग के ऐसे है जेड एक्सिस ना, ये रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर है ना, तो ये रिंग का प्लेन बनाया और उसके परपेंडिकुलर जेड एक्सिस, और आईसीएम यहाँ पर है, सेंटर ऑफ मास से जो पास हो रहा है वो आईसीएम है ना। तो मुझे आईसीएम पता है ना, ये वाला पता है और ये वाला निकालना है, तो इनके बीच की डिस्टेंस हमें पता है ये कितनी है, आर है। तो जेड एक्सिस के अबाउट निकालने के लिए आईसीएम प्लस एम डी स्क्वायर लगाया ना, जेड वाला और ये वाला मैंने साइड व्यू बना दिया ना इसका। जब भी डॉट लगाऊं तो इसका मतलब होता है वो कि वो स्क्रीन के बाहर आ रहा है ना, इस एक्सिस ना, ये दोनों पैर स्क्रीन में थे और ये दोनों बाहर आ रहे थे, रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर, मतलब ये वाला सिचुएशन। ये हमने रिंग का टॉप व्यू का डायग्राम बनाया है। ठीक है, सबको क्लियर है यहाँ तक? अब देखो, कोई हमने रेक्टेंगुलर प्लेट ले ली है जिसका मास एम है और उसकी एक साइड ए है, दूसरी साइड बी है। इसके सेंटर्स पे इसके प्लेन के परपेंडिकुलर, मतलब बाहर को एक्सिस आ रहा है, उसके अबाउट हमें आई निकालना है ना, इसके अबाउट हमें आई निकालना है।
तो अब हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? हमने देखो ये आय जो है उसका फॉर्मूला लिखा था ना, इस एक्सिस के अबाउट है, इसके अबाउट हमने पीछे फॉर्मूला लिखा था। उस टाइम पे साइड व्यू बनाया था और इसके प्लेन के परपेंडिकुलर सेंटर से जाने वाले एक्सिस के अबाउट आय निकाला था। वो कितना आया था? m/12 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अब हमें उसको डेराइव करना है ना। डेराइव करने के लिए हम ऐसे सोचेंगे, ऐसे हमने एक्स एक्सिस बना लिया और ये वाई एक्सिस बना लिया। इधर एक्स एक्सिस हो गया, इधर वाई एक्सिस हो गया और बाहर को जेड एक्सिस हो गया। तो अब हमें अगर आई एक्स पता चल जाए, आई वाई पता चल जाए, तो दोनों को ऐड करके आई जेड निकाल देंगे। ये दोनों अगर हमने निकाल लिए तो हम फिर आई जेड भी निकाल सकते हैं। हमें आई जेड ही चाहिए यहाँ पे। तो आई एक्स निकालने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग? हाँ, इसको हम स्ट्रिप्स का कलेक्शन ले सकते हैं ना। अगर हमें एक्स एक्सिस के अबाउट चाहिए तो हम यहाँ पे वाई डिस्टेंस पे डी वाई थिकनेस की स्ट्रिप ले सकते हैं ना। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि कुछ वाई हाइट पर डी वाई थिकनेस की स्ट्रिप ले ली हमने। तो हमारा, अबे आर्यन क्या कर रहा है? कौन सी डिजाइन बना रहे हो ये? तो हमने यहाँ पे वाई डिस्टेंस पर डी वाई थिकनेस की एक स्ट्रिप ले ली। तो मुझे इस स्ट्रिप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए इस एक्स एक्सिस के अबाउट। तो ये स्ट्रिप का सारा मास जो है वो क्या है? यहाँ से वाई डिस्टेंस पे है ना, पूरा का पूरा स्ट्रिप का मास। तो सीधे मास इंटू वाई स्क्वायर कर दूंगा इस स्ट्रिप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस। इसका मास मान लो कुछ डीएम है, तो डीएम इंटू वाई स्क्वायर करूंगा और ऐसे हर एक स्ट्रिप का ऐड कर लूंगा ना। ऐड करूंगा तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक डालूंगा? ऊपर प्लस b/2 होगा और नीचे के साइड में माइनस b/2 होगा। तो लिमिट डालूंगा -b/2 से प्लस b/2 तक। तो ये मुझे एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। ठीक है, समझ लो। डीएम की वैल्यू क्या लिख दूंगा? मास पर यूनिट एरिया इंटू इसका एरिया क्या होगा? ये लेंथ है ए और ये हाइट है डी वाई। तो ए इंटू डी वाई। अबे रेंज देख, ये एक्स एक्सिस है, इसके ऊपर है स्ट्रिप वाई हाइट पर। ऊपर वाले को प्लस बोलूंगा, नीचे वाले को माइनस। तो स्ट्रिप यहां से लेना शुरू करूंगा, यहां से लेना शुरू करूंगा और यहां तक लेता जाऊंगा। तो सबसे पहली वाली स्ट्रिप यहाँ होगी, उसकी डिस्टेंस क्या होगी? -b/2। और ऊपर वाली स्ट्रिप की, सबसे लास्ट स्ट्रिप की, +b/2। ठीक है, सबको क्लियर है? हाँ, ये डेरिवेशन ही है भाई। रेक्टेंगुलर प्लेट के आय निकालने का ये डेरिवेशन ही है। अब देखो वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? y³/3 ना। यहाँ पे -b/2 से +b/2। 3 बाहर आ जाएगा ना। एक बार b/2 का क्यूब माइनस, फिर माइनस और -b/2 का क्यूब। तो नीचे यहाँ पर b²। अब ये कर लो सॉल्व ना, ये पूरा आ जा रहा है mb²/12। ठीक है, समझ आ रहा है क्या किया? कैलकुलेशन है आगे वो कर लोगे ना। ये यहाँ पे b³/4 आएगा, एक b कट जाएगा, नीचे 12 हो जाएगा।
एक्स एक्सिस के अबाउट आई निकालना सबको समझ आया कैसे निकाला? कौन सा आर्यन, ये वाला बोल रहा है, ये स्टेप या ये स्टेप मास लिखने का? आर्यन यहाँ पे बोल रहा है यही वाला ना। देख पूरे रेक्टेंगुलर प्लेट का मास m है ना, तो मुझे इतने मास का चाहिए, तो यहाँ पे मास किस में डिस्ट्रीब्यूटेड है? वर्टिकल स्ट्रिप लेंगे। हाँ वो भी कर सकते थे, वर्टिकल स्ट्रिप लेते वो भी चलता, कोई भी स्ट्रिप ले लो दोनों चलेगा। वर्टिकल में शायद सोचने में थोड़ा और आसानी होता। हाँ तो देखो यहाँ पे जो मास है वो एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, तो हम लोगों को इसका अगर मास निकालना है तो पहले मास पर यूनिट एरिया निकालना पड़ेगा, फिर इसके एरिया से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पूरा एरिया कितना है इस रेक्टेंगुलर प्लेट का? रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू विड्थ ए इंटू बी, और टोटल मास है m, तो मास पर यूनिट एरिया क्या होगा? m अपॉन में टोटल एरिया। अब हमें जिस एरिया का मास चाहिए वो एरिया मल्टीप्लाई कर दूंगा। इसका एरिया कितना आएगा? इसका एक साइड a है ना, एक साइड a है और दूसरी साइड dy है, तो इस रेक्टेंगल का एरिया कितना आएगा? a इंटू डी वाई। तो अब मेरे को इतने एरिया का मास चाहिए, तो ये एरिया इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा ना, तो ये dm हो गया इंटू वाई स्क्वायर। बाकी अब आगे कर दिया सॉल्व। सेम वे में अगर हम लोग आई वाई निकालेंगे ना, देखो जो हमने एक्स एक्सिस के अबाउट निकाला तो उसके परपेंडिकुलर वाला बी आया, जब हम वाई के निकालेंगे तो उसके परपेंडिकुलर वाला ए आएगा, तो आई वाई आ जाएगा एम ए स्क्वायर बाई 12 ना। अब आई वाई पता है, आई एक्स पता है, तो आई जेड हम निकाल सकते हैं एम बी स्क्वायर बाई 12 प्लस एम ए स्क्वायर बाई 12, तो वो ऐड होकर के हो गया एम बाई 12 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कर लो कंप्लीट सब। हाँ ये दोनों थ्योरम अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं ना आई निकालने के लिए। अभी और प्रैक्टिस कराऊंगा, अभी थोड़ा और कराना पड़ेगा। सपोज कोई स्क्वायर प्लेट है और उसमें मैंने एक एक्सिस ऐसे ले लिया है और एक एक्सिस ऐसे ले लिया है डायगोनली। अगर इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 है और इसके अबाउट I2 है, तो हमें बताना है
हाँ, दोनों इसके प्लेन में है ना, सेंटर से पास हो रहे हैं। एक ऐसे लिया गया और एक डायगोनल में लिया गया है यार, स्क्वायर प्लेट है। सिद्धेश पेशेंस रख, परेशान मत हो ना, निकाल लेंगे अपन। सिचुएशन जैसी होगी उस हिसाब से देखेंगे ना, प्रॉब्लम ऐसा ही आएगा जहां पे हम कैलकुलेशन कर पाए। वेरी गुड प्रथम, प्रथम ने तो मचा दिया है यार ना। दोनों इक्वल आएंगे। दोनों इक्वल क्यों आएंगे? दोनों इक्वल क्यों आएंगे? क्योंकि मान लो अगर हम एक बार ऐसे लेते हैं स्क्वायर प्लेट ना, तो एक बार हमने ऐसे एक एक्सिस लिया और एक एक्सिस ऐसे लिया, ये एक्स एक्सिस ले लिया, ये वाई एक्सिस, और जेड एक्सिस इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो हमें पता है कि भाई अभी एक्स एक्सिस, इन दोनों का सम पता है ना, आई एक्स और आई वाई का सम पता है। जेड एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा? एम ए स्क्वायर बाई 6 आएगा ना। और हमें पता है स्क्वायर में ऐसे साइड लें या ऐसे लें, दोनों एक्सिस के अबाउट आई सेम होगा। स्क्वायर में ये दोनों तो आइडेंटिकल एक्सिस है ना, तो हम बोल सकते हैं कि 2 आई एक्स बराबर है एम ए स्क्वायर बाई 6। तो आई एक्स हो जाएगा एम ए स्क्वायर बाई 12 ना। अब अगर हम लोग यहीं पर स्क्वायर में ऐसे लेते हैं, एक एक्सिस हमने ऐसे डायगोनली लिया और एक ऐसे डायगोनली लिया। स्क्वायर में डायगोनल आपस में 90 डिग्री पे कट करते हैं ना। हमेशा ध्यान रखो, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लेने के लिए दोनों जो एक्सिस होंगे वो 90 डिग्री पे ही होने चाहिए ना। तो यहाँ पे हमने एक्स इधर ले लिया, वाई इधर ले लिया और परपेंडिकुलर में जेड ले लिया। तो फिर से ये दोनों डायगोनल है, स्क्वायर के दोनों डायगोनल तो आइडेंटिकल ही होंगे ना। जो इसके अबाउट आई आएगा वही इसके अबाउट आई आएगा। और इन दोनों का सम किसके बराबर होगा? आई जेड के। आई जेड तो दोनों के लिए सेम ही है ना, यही वाला एक्सिस होगा ना। तो फिर से हम यही चीज बोलेंगे, आई एक्स प्लस आई वाई बराबर आई जेड ना। और दोनों इक्वल है आई एक्स आई वाई, तो 2 आई एक्स बराबर एम ए स्क्वायर बाई 6। तो आई एक्स फिर से क्या आ गया? एम ए स्क्वायर बाई 12 ना। तो इसका मतलब डायगोनल के अबाउट लें या इसके अबाउट लें, दोनों के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम आएगा। समझ आया सभी को? नोट करो। भावेश देखो, ऐसा नहीं है। यहाँ पे देखो डिस्टेंस ज्यादा हुई, इसकी डिस्टेंस ज्यादा हुई तो यहाँ मास कम हो गया। ज्यादातर मास पास है और कम मास है जो ज्यादा डिस्टेंस पे है। तो दोनों इफेक्ट एक दूसरे से कैंसिल हो गए ना। भावेश समझ लो। देख यहाँ पे जो ये ट्रायंगुलर प्लेट है ना, तो ये वाला जो मास है वो तो कम हो गया ना, जो ज्यादा डिस्टेंस पे पहुंचा वो कम हो गया। जो ज्यादा मास है वो एक्सिस के पास है। और यहाँ पे ऐसे वाले में यूनिफॉर्मली चेंज हो रहा है। ठीक है फिर
नेक्स्ट पेज पे चलते हैं ना। मान लो हमने एक डिस्क को हाफ कर दिया ना, एक हाफ डिस्क का इसके सेंटर से जो एक्सिस पास हो रहा है और इसके प्लेन के परपेंडिकुलर, इस डिस्क का मास m है, हाफ डिस्क का रेडियस r है, तो इसके अबाउट हमें इसका आय चाहिए। डॉट लगाने का मतलब है कि स्क्रीन के परपेंडिकुलर एक्सिस लिया गया है, सेमी सर्कुलर डिस्क ना। कितना आ रहा है? हाँ, mr²/2 आएगा। यहाँ पे देखो हम कैसे सोचेंगे, हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि अगर ये वाला पार्ट भी होता डिस्क का, तो पूरे डिस्क का मास कितना हो जाता? अगर इस पार्ट का मास m है तो इसका भी मास m होता, तो पूरे डिस्क का मास कितना हो जाता? 2m ना। अगर ये इसके सेंटर से जा रहा है ना, इस पार्ट का अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट आई है, तो इस पार्ट का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट कितना होना चाहिए? दोनों पार्ट आइडेंटिकल है ना, तो इस एक्सिस के अबाउट दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई आएगा। तो पूरे डिस्क का कितना बोलोगे? पूरे डिस्क का बोलोगे 2i, तो वो बराबर होगा टोटल डिस्क का मास 2m mr²/2। डिस्क के लिए फॉर्मूला यही होता है ना इस एक्सिस के अबाउट निकालने के लिए। तो एक पार्ट का कितना आ जाएगा? mr²/2। m देखो, केवल इतने हाफ पार्ट का मास m है ना, पूरे का नहीं है, हाफ पार्ट का ही मास m दिया है। बाई 4 कैसे बोल रहा है भाई भावेश? डिस्क का फॉर्मूला लगाया मैंने, इस एक्सिस के बाद डिस्क का फॉर्मूला क्या होता है? mr²/2। डिस्क का मास 2m आया है, तो उससे एक पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिया। हाँ, सेम ही आता है। तो भी वही आएगा ना, आप इसको कलेक्शन ऑफ सेमी सर्कुलर रिंग्स ले सकते हो, उससे भी वही आएगा। अगर मान लो हम लोग एक ऐसा कुछ सेक्शन ले लें डिस्क से, जो कि सेंटर पे थीटा एंगल बना रहा है ना, पूरा डिस्क से हमने एक ऐसा पार्ट कट कर लिया ना, सेंटर पे थीटा एंगल बना रहा है, इसका रेडियस r है, मास m है, और यहां से जो इसके सेंटर से एक्सिस जा रहा है और स्क्रीन के परपेंडिकुलर है, उसके अबाउट हमें आय निकालना है। डिस्क है ना,
हाँ सर, आयु, वेरी गुड। इसको भी हम वैसे ही सोचेंगे, अगर हम ऐसे डिस्क कंप्लीट कर लें, और पूरे डिस्क का मान लो ये कुछ nth पार्ट है ना, ऐसे n सेक्शन लगाएंगे तो डिस्क कंप्लीट होगा ना। हमें देखो ये नहीं पता कि ये पूरे डिस्क का कौन सा पार्ट है, तो हमने मान लिया ये पूरे डिस्क का कुछ nth पार्ट है, मतलब ऐसे n डिस्क सेक्शन लगाएंगे तो डिस्क कंप्लीट हो जाएगी, या ऐसे कुछ n सेक्शन हमें लगाने पड़ेंगे, n कुछ भी नंबर होगा ना। तो अगर एक पार्ट का मास है, मैं तो सब ऐसे आइडेंटिकल, हम पूरे डिस्क का मास कितना बोलेंगे, पूरे डिस्क का मास बोलेंगे nm। और अगर एक पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट I है, तो ऐसे हर पार्ट के लिए वो सेम है ना, तो पूरे डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना बोलेंगे, ni। हाँ, अब हम फिर डिस्क के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला लगा देंगे, डिस्क का I बराबर होगा इस एक्सिस के अबाउट उसका टोटल मास m r²/2 ना, यहाँ पे वैल्यू डाल देंगे। ना, तो ऐसे डिस्क का ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। नोट करो ये, फिर एक ये प्रॉब्लम ट्राई करो। ये एक ट्रायंगुलर प्लेट है। हाँ हाँ, सबके लिए ऐसे कर सकते हैं। ये एंगल 45 है, ये भी 45 है, ट्रायंगुलर प्लेट लिया ना, ये साइड लेंथ L है, इसका मास m है, तो हमें इस ट्रायंगुलर प्लेट का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए ना, यहाँ से जो बाहर आ रहा है। हाँ, ml²/6। कैसे किया भावेश? स्क्वायर प्लेट बना दिया, वेरी गुड। हम लोग यहाँ पे भी ऐसे ही सोच लेंगे कि ये एक स्क्वायर का पार्ट है ना, स्क्वायर में ये एंगल 45 आता है ना, तो ये ऐसे चार आइडेंटिकल पार्ट मिल करके स्क्वायर बना देंगे ना, अगर एक पार्ट का आय है तो सबका आय आएगा इस एक्सिस के अबाउट ना, सबका मास होगा, तो पूरे स्क्वायर के लिए लगा देंगे, पूरे स्क्वायर का आय बराबर होगा पूरे स्क्वायर का मास इंटू साइड लेंथ ml²/6। पूरे स्क्वायर का आय होगा 4I, मास होगा 4m, तो एक का आ जाएगा ऐसे ml²/6। ये वाला क्वेश्चन एक बार जेई में आया हुआ है ना, एक सेक्शन का आय निकालने का, मास और आर दिया था, ये वैल्यू पूछी थी।
नोट होने के बाद बोल देना। हाँ, ये थ्योरम से भी कर सकते हैं सर आयु। इसमें देखो ये 90 डिग्री है ना, ये एक्स एक्सिस ले लो, ये वाई एक्सिस ले लो ना, थ्योरम से भी कर देता हूँ, एक मिनट। देखो यहाँ पे ये 45 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, तो ये 90 आएगा ना। तो हम यहाँ पे ऐसे सोच सकते हैं कि ये जो है, मान लो इधर को कुछ एक्स एक्सिस हुआ, इधर को वाई ले लेते हैं, इधर को एक्स एक्सिस लिया, तो एक्स से वाई ऊपर को जेड एक्सिस आ जाएगा ना। अब अगर हमें मान लो एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो हम क्या सोचेंगे, एक्स एक्सिस के अबाउट निकालना है तो ये हाइट हो जाएगी ना, 90 डिग्री पे ये लाइन जा रही है ना, तो ये ट्रायंगल की हाइट हो जाएगी। ये एक ट्रायंगुलर प्लेट है, ये आप इसको ऐसे समझो ना, इसको घुमा के ऐसे रख लोगे तो आपको ज्यादा इजी लगेगा। ऐसे एक्स एक्सिस है, ऐसे वाई एक्सिस है। अभी वो डायग्राम टिल्टेड है तो आपको इमेजिन करने में दिक्कत आ रही होगी, जेड एक्सिस बाहर है ना। तो जब हम एक्स एक्सिस के अबाउट निकालेंगे तो ये क्या होगा, हाइट होगी ना उसकी, तो वो कितनी हो जाएगी, एम, हाइट एल है ना, एम एच स्क्वायर बाई 6 होता है, याद करो ट्रायंगुलर प्लेट का ना, तो एम एच, एच यहाँ पे एल है। सेम वे में जब वाई एक्सिस के अबाउट निकालेंगे ना, तो वाई एक्सिस के अबाउट निकालोगे तो ये हाइट हो जाएगी ना, ये बेस हो जाएगा, तो फिर से ये एल ही है, इस बार भी हाइट एल है। या तो दोनों ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा हूँ, एम एच स्क्वायर बाई 6, ठीक है। और जेड एक्सिस के अबाउट निकालूंगा, ये बाय 3 हो रहा है। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, गड़बड़ हुआ ना, ये वाली लेंथ एल है ना, ये एल है, तो ये वाली साइड थोड़ी एल होगी ना, ये कितनी हो जाएगी, एल कॉस 45, एल बाय रूट 2 हो जाएगी। हाँ ना, ये एल बाय रूट 2 है ना, ये एल है ना, ये वाली हमें एल दी हुई है, तो यहाँ पे बाय रूट 2 का स्क्वायर होगा तो नीचे 2 एक्स्ट्रा आ जाएगा ना, फिर दोनों को ऐड कर लूंगा, आई एक्स प्लस आई वाई, तो ये हो जाएगा एम एल स्क्वायर बाई 12, 2 बार आया ना, तो हो गया एम एल स्क्वायर बाई 6। ठीक है, सबको आइडिया लग रहा है ना कैसे थ्योरम को यूज करना है। एक लास्ट प्रॉब्लम बस इसमें और कर लेते हैं, बस फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया खत्म हो जाएगा। फिर वो जो सिलेंडर वाले हैं, अब आप खुद से ट्राई कर सकते हो ना, अब आपको आराम से हो जाएगा, अगर नहीं होगा तो मुझे बताना, आराम से अब कर सकते हो। एक और प्रॉब्लम कर लो, थोड़ा वो अलग टाइप है। अगर मान लो हम एक डिस्क लेते हैं और उस डिस्क में से एक छोटा डिस्क कट करके निकाल दें, हाँ होमवर्क में आज दूंगा ना, होमवर्क आज देना है ना। एक पूरा डिस्क लिया जिसका मास एम है ना, एम क्या था,
टोटल मास ना, फिर उसमें से हमने एक डिस्क कट करके निकाला, ये डिस्क का रेडियस r था और उसमें से r/2 रेडियस का डिस्क कट करके निकाल दिया। तो बचे हुए पार्ट का हमें इस यहां से जो एक्सिस जा रहा है इसके प्लेन के परपेंडिकुलर, उसके अबाउट आई निकालना है। डिस्क के प्लेन के परपेंडिकुलर ये जो एक्सिस जा रहा है उसके अबाउट हमें आई निकालना है रिमेनिंग पार्ट का ना। ये जो एम है कैपिटल एम वो पूरे डिस्क का है ना, जब मास रिमूव नहीं किया गया था तब का है मास, वो टोटल है। जब भी मास हम लोग रिमूव करेंगे वहां पे हमें क्या कॉन्सेप्ट लगाना चाहिए? देखो जब भी हमें पता है कि जो भी सिस्टम में मास ऐड होंगे सबका आय निकाल के ऐड करना है ना। हमें पता है कि आय निकालने का तरीका क्या होता है, जो भी सिस्टम में मास है सबका आय लिख के ऐड कर दो ना। तो आपने पूरे सिस्टम का आय निकाल लिया। अब अगर सिस्टम से कुछ मास निकल रहा है तो आप रिमेनिंग पार्ट का कैसे निकालोगे? सिस्टम के आय में से जिसको निकाला उसका आय लिखो, जिसको रिमूव कर रहे हो ना, क्योंकि जब मास आएगा तो ऐड होता है उसका आय, जब निकालेंगे तो उसका आय सब्ट्रैक्ट हो जाएगा वैसे ही। तो रिमेनिंग पार्ट का अगर हमें आय निकालना है तो पूरे सिस्टम के आय में से जिसको रिमूव किया गया उसका आय सब्ट्रैक्ट कर दो, तो बचा हुआ पार्ट रिमेनिंग पार्ट का हो जाएगा। समझो सभी ना, जब सबके आय ऐड होते हैं तो वैसे ही जब कोई जाएगा तो उसका आय सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो अब सब टोटल हमें डिस्क का आय पता है, अब इसका आय अगर हम निकाल लें तो हमारा काम हो जाएगा, जिसको रिमूव किया है। अब 2 मिनट है मैं सॉल्व कर देता हूँ ना। देखो पूरे डिस्क का हमें पता है, पूरे डिस्क का हमें पता है कितना होगा, ½ mr² ना। इस एक्सिस के अबाउट पूरे डिस्क का पता है। अब जिसको हटाया हमने उसका मास कितना आएगा? पूरे πr² एरिया में कितना मास है? m मास है। और ये हमने कितना एरिया हटाया है? π×r/2 का स्क्वायर, मतलब πr²/4 एरिया हटाया है, मतलब m/4 मास हटा दिया है। अब इस m/4 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें इस एक्सिस के अबाउट निकालना है ना। तो इस एक्सिस के अबाउट निकाल करके उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो इस एक्सिस के अबाउट कितना आएगा? ये भी एक डिस्क है ना, ये एक डिस्क है, तो इसका इसके एक्सिस के अबाउट पता है आई कितना होगा, तो इसके अबाउट आई लिखो और पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के इसके अबाउट आई निकाल लो। तो आई ऑफ जो रिमूव्ड पार्ट है ना, ये रिमूव पार्ट है ना, उसका आई निकालना है, तो उसका खुद का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ½ mr², ये उसका आईसीएम हो गया ना। इसके अबाउट पता है, फिर पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे ना, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम से क्या बोलेंगे, प्लस md², m कितना है m/4 और d कितना है r/2। ये चमका सभी को रिमूव पार्ट का कैसे किया है ना। तो अब आई ऑफ रिमूव पता है, आई ऑफ डिस्क पता है ना। यहाँ पे अब आई ऑफ रिमेनिंग निकालने के लिए टोटल आई ऑफ डिस्क लिख लेंगे माइनस आई ऑफ रिमूव्ड लिख देंगे ना। अब आगे कैलकुलेशन कर लो ना। 13/32 आ रहा है
तो अब ये कर लेना ना, 13/32 mr² आ रहा है कुछ। होमवर्क नोट कर लो आप। आई रिमूव्ड, देखो ये एक डिस्क है ना, ये रिमूव्ड पार्ट एक डिस्क है। एक डिस्क का r/2 रेडियस है, और इसके अबाउट आई चाहिए हमें ना, ये वाला जो है, ये वाला पार्ट ना, ये वाला यहाँ पर है, तो मैंने इसके अबाउट पहले निकाला, और फिर पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाया, ये आईसीएम लिखा है, फिर ये md² लगाया। m कितना, m/4। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? आप होमवर्क नोट कर लो फटाफट। होमवर्क बता रहा हूँ, 1 मिनट। इंटेक्स एक्सरसाइज 1 हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं होमवर्क में। इन टेक्स्ट एक्सरसाइज 1 कंप्लीट, फिर एक्सरसाइज 1 से एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन नंबर 1 2 शायद दिया था ना लास्ट टाइम। एक्सरसाइज 1 में शायद 1 2 दिया था, तो 3 से स्टार्ट करके 19 तक। ठीक है, यहां तक कर लेना है ना। ये छोटे छोटे प्रॉब्लम है श्रेयस, 2 दिन से होमवर्क नहीं मिला था ना, तो 2 दिन का आराम थोड़ा तो आज मिलेगा काम। ठीक है बच्चों, फिर क्लोज कर रहा हूँ। बाय बाय एवरीवन।